अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो भी रोज़े रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी लोग भी हमारे, क्योंकि सारी सी बात है, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन खाते हैं, उससे आपको पता है कि वो शुगर नीचे जाता है। शुगर नीचे चला जाता है, उसके बाद ना खाया जाए, इंसुलिन इतनी बन जाती है, तो वो क्या करें? वो रोज़े भी रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें वो जी, क्या? रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और डायबिटिक पेशेंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन आपने अकेले नहीं रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं ना ज़ैन, जिनको डायबिटीज़ है, सारे के सारों का मैं रमज़ान चार्ट बनाऊंगी, क्योंकि देखें ना, कोई अपने आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से मैनेज कर रहा होगा, कोई अब सिर्फ सुबह के टाइम लेता होगा ब्लड शुगर लो करने की दवाई, कोई दिन में 2 बार लेता होगा, कोई 3 बार लेता होगा। अव्वल तो मैं दवाइयाँ छुड़वा देती हूँ, लेकिन जब तक नहीं छुड़वा पाती हूँ, ठीक है। और कोई इंसुलिन लेता होगा। अब इंसुलिन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक रैपिड एक्टिंग होती है, एक इंटरमीडिएट ऐसे एक्टिंग ही। होती है, ठीक है। और उसके भी हर एक के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो कुछ केसेस डायबिटीज़ के आप कह लें कि 10 से 15% केसेस इनिशियली ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते, जब तक वो नहीं आप पालतू नहीं कर देते उनकी इंसुलिन को। लेकिन बाकी मेजॉरिटी केसेस में मैं अपने पेशेंट्स को रखवाती हूँ, लेकिन वो अपनी सुपरविजन के बगैर नहीं। आपने खुद से नहीं रखना है, आपका मेन्यू डाइट चार्ट हर हफ्ते हर दिन चेंज होना चाहिए। फिर हर मंडे को मैं उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको मॉनिटर करती हूँ कि इस हफ्ते का चार्ट क्या था, फिर हम आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है और कैसे नहीं करना। तो ये स्टंट खुद नहीं मारना। जिनकी तोंद निकली हुई है, मैंने तो वैसे आज से रोटी, और आज से नहीं, कुछ दिन पहले से रोटी और चावल छोड़ दिए, ठीक है, मैं नहीं खा रहा, गुड। ठीक है, और बिल्कुल सिर्फ स्टेक और साथ सब्जियां, वेरी नाइस। ठीक है, और इस तरह का कोई इंग्लिश खाना खा रहा हूँ। तो अब तोंद जिनकी निकली हुई है ना, वो क्या करें? हर बंदा परेशान है। डॉक्टर साहब, आपको जैसे मैंने पहले दिन से देखा है, अब दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही जी, है, बहुत शुक्रिया। दोबारा बता बहुत दें। शुक्रिया। हम सुन लेते हैं आपकी जी, जी, बातें, जी, लेकिन जी। अब पता नहीं कम वक्त हम इतने हैं कि हम फॉलो नहीं करते। देखिए जी, तोंद का मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ तोंद होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास फैटी लिवर वाली बेली है ना, वो जो ऐसे मर्द भी ऐसे लगते हैं जैसे प्रेग्नेंट हुए हैं, वो वाली मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी, ठीक है। और औरतें भी ऐसे बेचारी ना ऐसे बिल्कुल गुब्बारे जैसा पेट फूला होता है आती हैं, तो रोजे से बड़ी गनीमत ही नहीं है कोई आपके पास अगर आपने फैटी लिवर, क्योंकि फैटी लिवर वाली जो बेली है उसकी बुनियाद ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होती है। आपको बुनियाद समझने की जरूरत है। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रेस वाली बेली भी है ना, वो जो मैंने बताया था थोड़ी सी लटकी होती है ऊपर से भी, बिल्कुल लेकिन नीचे से भी पूरा एक गोगड़ निकला होता है। ऐसी। एड्रीनल बेली को कम करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा पालतू करती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इंसुलिन नीचे जाएगा तो कॉर्टिसोल भी नीचे जाएगा। अगर आपके पास हार्मोनल बेली है ना, यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है औरतों में, या टॉक्सिक एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, या कभी एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो ना, वो औरतें जिनको पीरियड्स बहुत कम होते हैं उनकी भी नीचे वाला पेट ऐसे निकल ही। आता है। इसमें आपको रोज़ा हेल्प नहीं करता है। इसके लिए जब तक आपके हार्मोन्स नॉर्मल ना हो आपका पेट कम नहीं हो सकता। और अगर वो जो एक प्रॉपर आपके पास यही सबक्यूटेनियस फैट है, मोटापा है, थायराइड बेली में भी रोज़ा हेल्प करता है। जो अच्छा। थायराइड हार्मोन स्लो होने की वजह से सिर्फ हार्मोनल बेली में हेल्प नहीं करता। अगर स्ट्रेस वाली बेली है, जिगर की चर्बी वाली बेली है, जो आपके पास एक नॉर्मल मोटापा होता है, जो आगे से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इन सारी चीज़ों की रीज़न बनती है, और अगर हाइपोथायराइडिज्म से बेली हुई है, तो ये सारी चीज़ों में आपको रोज़ा हेल्प करेगा। रमज़ान के अंदर पूरा साल जिसने समोसे नहीं खाए, पकोड़े नहीं खाए, रमज़ान के अंदर हर घर के अंदर ऑयल के अंदर चीज़ें फ्राई हो रही हैं। अब या तो वो एडिक्शन इतनी है उस पूरे महीने में, हमने पकोड़े भी लाजमी खाने, हमने समोसे भी, अब फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल होता है। इस हवाले से बताएं, अगर कोई खा भी लेता है तो वो क्या ऑयल बेहतर है? नहीं, देखिए जी, मैंने एक बार पहले भी बात की थी, करती ही रहती हूँ, कि जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सारे मुज़र सेहत हैं। इन सब में आपके पास पुफा होता है, पुफा पुफ फट जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि ये थोड़ी सी भी हीट बर्दाश्त करें। और सोचें, जब आप उसको हाई हीट पे करते हैं, आप उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो चेंज होकर, म्यूटेट होकर, ऑक्सीडाइज होकर, डैमेज होकर ऐसे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में कन्वर्ट होते हैं ना, कि वो जिस्म में जाके सोजिश और तहलका मचा देते हैं। आपकी यादाश्त, आपका जिस्म, आपके ब्लड की नालियाँ, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी आंतें, सब कुछ उड़ा देते हैं। अब फिर मैं ऑप्शन बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि महंगी ऑप्शन बता रही हैं। अगर अव्वल तो फ्राइड आइटम्स खाने ही नहीं चाहिए, मैं भी तो अपने ऊपर कंट्रोल करती हूँ, बिल्कुल हम सब कंट्रोल कर ऐसे ही सकते है। हैं। अगर कभी कोई फ्राई करना पड़ भी जाए, मुझे पता है मैं बहुत महंगी बात बताने लगी हूँ, तो देसी घी में फ्राई करें। क्यों? 2 रीज़न है उसके जहन। देसी घी का स्मोक पॉइंट हाई होता है। स्मोक पॉइंट हाई होने का मतलब है कुछ 550 से ऊपर होता है, कि मैं इस चीज़ को कितनी ज़्यादा आग में हीट कर सकती हूँ और इसका कितना टेम्परेचर रेज कर सकती हूँ कि इसकी बस ना हो, इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। देसी घी की बस नहीं होती है। जो वेजिटेबल, बड़ी आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाया ताकि लोगों को समझ आए, वेजिटेबल ऑयल की बस हो जाती है, इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देसी घी आप समझे एक आला ज़र्फ आदमी है जिसकी आसानी से बस नहीं होती है, और एक ही जी फ़ौरन ही फट जाते हैं और फ़ौरन ही बस हो जाती है। दूसरा, देसी घी को आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? देसी घी सैचुरेटेड फैट है। ये बड़ी केमिस्ट्री वाली बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान को डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट और बायोकेमिस्ट बना दूँ, हर एक को बायोकेमिस्ट्री समझ आती हो।
देखिए जी, आपके पास नेचर में दो तरह के फ़ैट होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। आप ये कह लें कि जो अनसैचुरेटेड फ़ैट जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें वो कमज़ोर कड़ी है जो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को जगह आने देती है। जैसे एक जोड़ा और एक मैरिड कपल नहीं होता जो कमज़ोर होता है, जिसके बीच गुंजाइश होती है कड़ी की कि कोई आए और उसकी ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग करा दे। सैचुरेटेड फ़ैट एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जिनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन आए, हीट तेज़ हो, उसका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होना है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी है। तो देसी घी आपके पास वो चीज़ है, वो होनी चाहिए। उसका स्ट्रक्चर वो है। तो स्ट्रक्चर और स्मोक पॉइंट दोनों अलाउ करते हैं कि आप देसी घी में हीट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का ऑर्गेनिक काऊ देसी घी लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में इससे बेहतरीन देसी घी आपको मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। डॉक्टर साहब, अब मैं दो सवाल, आपका टाइम बड़ा कीमती है तो मैं दो सवाल इकट्ठे। हमारी खवातीन के पीरियड्स के बड़े इशू हैं। एक तो पीरियड्स इरेगुलर है, हाँ। हो नहीं रहे, कईयों को होते हैं तो महीने में 2 बार हो रहे हैं या पूरा साल स्पोर्टिंग चलती रहती है, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? अच्छा, मुझे ज़ैन सबसे पहले बहुत खुशी होती है आप इतने टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आते हैं। मतलब आपकी सही वो क्वेश्चंस हैं कि वाकई आपने ऑब्जर्व किया हो कि लोगों को ऐसे ही है। प्रॉब्लम हो रही है। दोनों ऑपोजिट रीजंस की वजह से हैं। जो पीरियड्स की बार बार स्पॉटिंग होती है वो ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से होती है और मैं इन केसेस को डील भी करती हूँ और बहुत सक्सेसफुली। हम दो तरह के टॉक्सिन से एक्सपोज हैं। हमारे जिस्म को, औरत के जिस्म को जो एस्ट्रोजन चाहिए वो फाइटो एस्ट्रोजन है, गुड एस्ट्रोजन। जो नहीं चाहिए, जो मर्द भी जिसके असरात में इस वक्त आप कह लें इन्वॉल्व है, वो है जीनो एस्ट्रोजन, टॉक्सिक एस्ट्रोजन। अब ये जीनो एस्ट्रोजन किस किस चीज़ में है? जंक फूड में है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में है जो अनफॉर्चुनेटली हम औरतें बहुत इस्तेमाल करती हैं, सिंथेटिक शैम्पूज़ में, सिंथेटिक ऑयल्स में, हर्बिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में। यानी आप ये कह लें कि मैं सारी ज़िंदगी जीनो एस्ट्रोजन को एक्सपोज हूँ, मैं भी और आप भी। अब इन जीनो एस्ट्रोजन को किसने जिस्म से खारिज करके निकालना होता है? लिवर ने। आपका लिवर जितना अच्छा फंक्शन करेगा आप इनको उतनी ही जल्दी जिस्म से बाहर खारिज करेंगे। जिसका लिवर कमज़ोर है उसके अंदर ये जीनो एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ेगा। इसको कहते हैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। और यहाँ से शुरू होती है महीने में 2-2 3-3 बार पीरियड्स और स्पॉटिंग की शुरुआत। यानी किसको कंट्रोल करना है? कितनी टेक्निकल बात है, जिगर को कंट्रोल करना है, ठीक है, जिगर ने उसको बाहर निकालना है। और दूसरा मुझे क्या ख्याल करना है, मुझे फाइटोएस्ट्रोजन भी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है, गुड वाली चीज़ को भी इंक्लूडेड रखना है। अब क्या होता है आपको पता है, ये बात सिर्फ ज़्यादा ब्लीडिंग पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से छाती में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस की लाइनिंग भी थिक होती है, एंडोमेट्रियोसिस भी होता है, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर की जो माचिस की तीली है ना, वो आपके पास यही एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। तो मैं अपने जिगर की हेल्थ कैसे ख़राब कर रही हूँ? मैं अपने जिगर की हेल्थ ख़राब करूँगी जंक फूड खा के, वेजिटेबल ऑयल लेके, शुगरी आइटम्स खा के, बेकरी आइटम्स खा के, ये सब करके मैं अपने जिगर की हेल्थ ख़राब रखूँगी। मेरे जिगर की, और फाइटोएस्ट्रोजेंस जब नहीं लूँगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस किस चीज़ों में है? फाइटोएस्ट्रोजेंस हरी सब्जियों में है आपके पास, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास अनार में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास सीड्स में है, नट्स में, ऑयल्स में, फैटी फिश में है। जब मैं अच्छी ग़िज़ा नहीं खाऊंगी और मैं अपने इंसुलिन लेवल्स रेस करूँगी, मैं अपने लिवर का बेड़ा गर्क करूँगी, तो मैंने अपने आप को खुद पहुँचाया है 45-50 साल की उम्र तक। अब जब ऐसी पेशेंट, ऐसी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, वो कहेगी हाँ जी फाइब्रॉइड निकाल दो, यूट्रस निकाल दो, ओवरियां निकाल दो। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत वहाँ से हुई थी। मेरे पास पेशेंट्स अगर एक्सट्रीम में भी आते हैं तो जो मेरा ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है ना ज़ैन, मैं आगे स्कैंटिंग मेंस्ट्रुएशन पे भी आती हूँ। मैं उनके लिवर को डिटॉक्स करना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं उनको वो केमिकल्स देती हूँ जो कि ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को रिवर्स करें ऑन अ सेफ डोज, ऑन अ साइड डोज। और फिर मैं उनको वो डाइट देती हूँ जो फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच हो। अगेन हर पेशेंट पे बीमारी डिफरेंट तरह से असर करती है, तो मेरी ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो भी डिफरेंट होती है।